तो निश्चिंत बैच की 7वीं कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं और आज भी हम वैद्युत विभव और गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उनमें से एक प्रॉब्लम आप लिखिएगा, अनंत विस्तार की दो चालक प्लेटें समकोण पर रखी हैं। अनंत विस्तार की दो चालक प्लेटें अनंत लंबाई की दो चालक प्लेटें 90 डिग्री पर एक काटते हुए रखी हैं या समकोण पर रखी हैं। इनमें से प्रत्येक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है। यानी यहां पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके एरिया में। तो यहां से स्मॉल r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पर ये वाली प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और ये वाली प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो इस प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस फील्ड के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कहाँ होगी। फिर उन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो हम ये प्लेट P1 मानते हैं और ये प्लेट P2 मानते हैं। यहाँ बताएंगे प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तो ये आपका आ जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए, अगर चालक प्लेटें अनंत विस्तार की हैं, अनंत विस्तार की होने की यानी अनंत लंबाई की हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा ये 2 एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। अनंत लंबाई की हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है और इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। प्लस के कारण प्लस से दूर होता है फील्ड, तो यहाँ होगा। और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तो यह आएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी भी हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये E2 होगा, प्लस के कारण प्लस से दूर मतलब बाहर जाएगा इस तरह से। यानी यहाँ पर E1 और E2 भी परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ से जाएगा E से, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और इसे हम हल कर लेंगे। E बराबर √ सिग्मा स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर
सिग्मा स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन हो रहा है, सिग्मा आएगा, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एप्सिलॉन 0 आएगा, 2/4 √2 बचेगा। यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बटा √2 एप्सिलॉन 0। क्या आएगा? सिग्मा बटा √2 एप्सिलॉन 0 ये होगा। ये है प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 से हल करेंगे। ये आ गया। एक क्वेश्चन अगला लिखिएगा। एक वर्गाकार प्लेट XY प्लेन में, एक वर्गाकार प्लेट एक वर्गाकार प्लेट XY तल पर उपस्थित है। XY तल पर उपस्थित है, ये XY तल है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है। जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है। इसके आधे क्षेत्र से, चित्रानुसार आधे क्षेत्र से E न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है। इसके आधे क्षेत्र से E न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है। निकाय से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? निकाय से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? ये प्रश्न है हमारे पास। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंपटीशन का क्वेश्चन है। आपकी IIT के जो क्वेश्चंस दिए हैं कुमार मित्तल की बुक में या किसी भी बुक में, वहाँ से लिया गया प्रश्न है, आप देख भी सकते हैं। तो ये XYZ प्लेन है और इस XYZ प्लेन के ये जो वर्गाकार प्लेट रखी है, इस वर्गाकार प्लेट के आधे हिस्से से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। अगर हम इसके आधे हिस्से का एरिया कैलकुलेट करेंगे या आधा हिस्सा हम देखेंगे तो ये आयत बन जाएगा, इट विल बी रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे और फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये E हो जाएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, ये A है, इतनी साइड हमारी A/2 हो जाएगी यानी A²/2। ये गलत है, यहाँ से इतना फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कुछ और थ्योरी लगनी है। क्वेश्चन इतना ही है, XY प्लेन में एक चालक प्लेट रखी है, इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है और इसके हाफ एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं जहाँ की इंटेंसिटी है E न्यूटन प्रति कूलम और हमें बताना है कि यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा। हाउ मच फ्लक्स विल ए फ्लक्स, कितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। तो जनरली अमूनन हम करते हैं फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A और E की जगह पे E रखते हैं, A की जगह पे A इंटू A रखते हैं, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये EI कैप है, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया जो आएगा ये XY प्लेन में है। अगर इसकी साइड्स हम देखें तो इसको लिख सकते हैं AI कैप और ये Y अक्ष है तो इसको लिख सकते हैं AJ कैप, ठीक है।
हाफ है तो a/2 j कैप। अब ये जो एरिया आ रहा है वो I क्रॉस J के रिजल्ट के बराबर उसकी दिशा है, अर्थात एरिया आएगा a² k कैप बाई 2। ये a² k कैप बाई 2 इंटू EI कैप, इसका गुणा हमें कराना पड़ेगा। तो ये गलत है और सही हम लिखेंगे EI कैप डॉट a² बाई 2 k कैप, और I कैप डॉट k कैप का मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। मतलब कोई भी फ्लक्स इससे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि एंगल बिटवीन द E एंड A वॉज 90 डिग्री एंड फाई इक्वल टू EA cos 90 एंड फ्लक्स विल बी 0। अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए, अगर इसको बहुत प्रैक्टिकली इसी क्वेश्चन को समझते, तो इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने का मतलब ये था कि XY प्लेन में रखा है, इसका मतलब इसका एरिया Z एक्सिस में जाता है और Z एक्सिस में एरिया है, X एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Z और X एक्सिस के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ऐसे भी पता चल जाता है 90 डिग्री का एंगल। और वेक्टर अलजेब्रा में आपने इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन निकालने, आप एरिया निकालने आपने सीखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। एक और क्वेश्चन की बारी है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक फिगर हमारे पास बना है इस तरह से, ये एक गॉसियन पृष्ठ है या कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर यहाँ पर -Q1 चार्ज रखा है इस जगह पर, और इस जगह पर +Q1 चार्ज रखा है, और यहाँ पर +Q2 चार्ज रखा है। इस तरह से आप बना लीजिए और ये बताना है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। हाउ मच फ्लक्स विल एफ्लक्स फ्रॉम दिस सिस्टम। ये गॉसियस सरफेस से बाहर रखा है स्मॉल q2, अंदर है +Q1 और थोड़ा उसके और नीचे -Q1 रखा हुआ है, और इस फ्लक्स हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, कितना फ्लक्स इससे गुजर रहा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा भ्रामक क्वेश्चन है, अगर हमें कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं मालूम है तो भ्रामक क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो हमें केवल गॉसियस पृष्ठ के अंदर के ही चार्जेस को ध्यान में रखना होता है। बाहर के चार्जेस कैसे हैं वो उस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे ये Q2 है, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए Q2 रखा गया है, अंदर के चार्जेस ही केवल रोल प्ले करेंगे। दूसरी चीज, एक चार्ज को इन्होंने यहां रखा है, एक चार्ज को इन्होंने यहां रखा है, तो आपके मन में एक और प्रश्न वो डालना चाहते हैं कि गॉसियस सरफेस के भीतर चार्ज की लोकेशन से भी क्या फ्लक्स प्रभावित होता है। जनरली अमूमन हम क्या करते हैं, सेंटर पर चार्ज रखते हैं और सेंटर से हम सब आर डिस्टेंस में और सब पूरी फिजिक्स लगाते हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि कहीं Q1 है, Q2 है, Q3 है, तमाम सारे डाइपोल हैं, तो क्या सबको सेंटर में रखा जा सकता है? अगर सबको सेंटर में नहीं रखा जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स इस बात पर भी निर्भर नहीं करता कि गॉसियन सरफेस के भीतर आवेश को कहाँ पर रखा गया है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि गॉसियस पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, उसका अलजेब्रिक सम क्या है, उसका बीजगणितीय योग क्या है। यानी इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा -Q1 +Q1 बाई 2 बाई एप्सिलॉन 0, और ये आंसर होगा 0। ठीक, इस तरह से हम ये बात को समझ पा रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है प्लस टू माइनस, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कमरे की छत और नीचे फर्श जहां तुम बैठे हो, और छत के पास पंखे के पास से कोई प्रोटॉन गिराया जाता है और वो प्रोटॉन नहीं गिरता है, रास्ते में लटका हुआ है प्रोटॉन। कब ऐसा हो सकता है? अगर प्रोटॉन रास्ते में लटका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई बल ऊपर लग रहा है, तभी तो प्रोटॉन नीचे नहीं गिर रहा है। ग्रेविटी के उल्टा फोर्स कोई ऊपर काम कर रहा है और उतना ही काम कर रहा है जितना ग्रेविटी है। इसका मतलब यह है प्रोटॉन को कोई ऊपर आकर्षित कर रहा है। अर्थात अगर यहां कोई प्रोटॉन बैलेंसिंग में है जबकि नीचे वेट के कारण फोर्स है, तो इसका मतलब ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिनोटेड होगा और यहाँ पर वैद्युत आकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए जो है ये प्रोटॉन नहीं गिर रहा है। अगर यही इलेक्ट्रॉन होता तो उल्टा हो जाता। इसी की वजह से ये जो है नहीं गिर रहा है। तो संतुलन की, अच्छा हाँ, और समझो, ये कंडीशन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए ही लागू नहीं है, ये कंडीशन किसी के लिए भी लागू है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी किसी भी चार्ज के लिए लागू है। प्रोटॉन तो हमने एक बस बेसिकली उदाहरण ले लिया। यहाँ मान सकते थे कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर ई है, तो हम ये कह सकते थे कि एफ इलेक्ट्रिक बराबर वेक्टर ई इंटू क्यू, और यहीं पर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे काम कर रहा है लेकिन इसके उल्टा है। तो संतुलन की अवस्था में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये आ जाएगा वेक्टर ई डॉट क्यू बराबर एम जी, इसको हटा सकते हैं और ये आ जाएगा ई क्यू बराबर एम जी। इट विल बी ई क्यू बराबर एम जी। और यहाँ से बैलेंसिंग लगाई जा सकती है। तमाम सारी फिजिक्स को और आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास ई नहीं है बल्कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है डेल्टा एल या एल, इनके बीच का जो विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच का वो है डेल्टा वी या वी खाली मान लो, तो हम ई को लिख सकते हैं वी बटा एल और यहाँ लिख सकते हैं वी अपॉन एल इंटू क्यू बराबर एम जी। और इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर एन ई। अगर हमसे पूछेगा कि बताओ इस बूंद पर कितने प्रोटॉनों की कमी है, ये भी पूछ सकता है बताओ इस बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यह भी पूछ सकता है कि बताओ इस बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस तरह से यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पर थोड़ा सा मैकेनिक्स का और प्रभाव हो सकता है। क्या प्रभाव हो सकता है? इस मॉस के बारे में, ये जो मॉस है इस मॉस के बारे में द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी तमाम सारे प्रश्न हल होते हैं। तो जितनी संभावित बातें थीं ई बराबर वी अपॉन एल से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। एम अगर डायरेक्ट ना दिया हो, त्रिज्या दी हो, घनत्व दिया हो तो ये कर सकते हैं। हो सकता है जल के सवाल अगर लगाएं आप, जल की बूंदों के सवाल लगाएं तो जल की बूंदों का घनत्व भी ना दिया हो, डेंसिटी ना दी हो, तो वहाँ पे आप ले लीजिएगा 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से बूंदों के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से विभव और गॉसेस थ्योरम के चैप्टर को हम फिनिश करते हैं और अगले चैप्टर में जो है हमें बात करनी होगी संधारित्र की, है ना। संधारित्र में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है ज़्यादातर
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तैयार रखनी है और एक दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बताए जाएंगे उनको भी तैयार रखना है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम संधारित्र के बारे में, धारिता के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।